स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में भारत में मौद्रिक नीति के चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए मौद्रिक नीति के अस्त्र जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा अपनाए जाते हैं अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए, उन सभी अस्त्रों के बारे में चर्चा चल रही है। पिछली क्लास में आपने मौद्रिक नीति के अस्त्रों के अंतर्गत बैंक दर, नगद रिजर्व अनुपात जिसको CRR बोलते हैं, जो कि अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को बढ़ाकर या घटाकर या मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाकर घटाकर अर्थव्यवस्था को स्थिरता लाने का प्रयास इन मौद्रिक नीति के अस्त्रों के द्वारा किया जाता है। उन अस्त्रों को कंटिन्यू रखते हुए आज नेक्स्ट जो अस्त्र करेंगे वो है आपका वैधानिक तरलता अनुपात, जिसको बोला जाता है SLR। देखिए, मौद्रिक नीति के विभिन्न अस्त्र हेडिंग डाल दीजिए। मौद्रिक नीति के विभिन्न अस्त्र, इसके अंतर्गत 3 अस्त्रों का यूज देख लिया आपने। बैंक दर, खुले बाजार की क्रिया, नकद रिजर्व अनुपात। आज जो है आपका नेक्स्ट अस्त्र जिसको बोलेंगे वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात, इसका प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को और साख की मात्रा में परिवर्तन किया जा सकता है। शॉर्ट में बोलेंगे इसको SLR। क्या होता है ये वैधानिक तरलता अनुपात? इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों को अपनी शुद्ध मांग व अवधि देनदारियों का, जिसको FD बोला जाता है, उसका एक न्यूनतम अनुपात जो कि रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित होता है, उस न्यूनतम अनुपात को अपने पास रखना होता है, वही वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। लिख लीजिए इसको। इसके अंतर्गत इस छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। इसके अंतर्गत व्यापारिक बैंकों के द्वारा आप बाजार में जो विभिन्न बैंक देखते हो, ICICI है, SBI है, यूको बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये सारे जो बैंक हैं, इनमें जनता परिवारों के द्वारा छोटी छोटी बचतें बैंकों में जमा कराई जाती है। अगर व्यक्ति पैसा जमा करा रहा है जो कि उसके चालू खाते में है, तो बैंकों को जब भी व्यक्ति को पैसे की आवश्यकता होती है, वो पैसा वापस ग्राहक को देना होता है, वो उसकी मांग जमा कहलाती है। और दूसरी होती है आपकी अवधि जमा। अवधि जमा जिसको फिक्स्ड डिपॉजिट बोलते हैं, ये एक निश्चित समय के लिए होती है। जितनी अवधि के लिए व्यक्ति के द्वारा कराई जाती है, उस अवधि की परिपक्वता होने के बाद ही, वो अवधि पूरी होने के बाद ही वो पैसा उसे प्राप्त होता है। इसमें और उस मांग जमा में अंतर यह है कि जो मांग जमा है उसमें ब्याज की दर बहुत कम होती है, और जो अवधि जमा होती है उसमें ब्याज की दर मांग जमा से ज़्यादा अच्छी होती है। इस प्रकार इन दोनों जमाओं के रूप में जो पैसा व्यापारिक बैंकों के पास जमा होता है, उसका कुछ निश्चित प्रतिशत इन व्यापारिक बैंकों को अपने पास रखना होता है। वो अपने पास क्यों रखते हैं? क्योंकि कोई भी व्यक्ति बैंक में पैसा निकालने के लिए कभी भी आ सकता है, तो उस समय बैंक उसे पैसा देने से मना ना कर सके, इसलिए उसके पास वैधानिक तरलता अनुपात के रूप में कुछ पैसा रखा होता है। उसे ही SLR कहते हैं।
बैंकों को अपनी शुद्ध मांग व अवधि जमाओं का, एफडी जिसको बोलेंगे बता दिया मैंने आपको। अब अवधि जमाओं का कुछ न्यूनतम प्रतिशत अपने पास रखना पड़ता है, वह वैधानिक तरलता अनुपात कहलाता है। लिख लीजिए इसको। इस प्रकार एसएलआर का भी मौद्रिक नीति के अस्त्र के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसको बढ़ाकर साख की मात्रा को कम किया जाता है, इसको घटाकर साख की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है अर्थव्यवस्था की स्थिति के अनुसार। तो वैधानिक तरलता अनुपात मौद्रिक अस्त्र के साथ साथ सरकार के लिए कर्ज की व्यवस्था करने का उपाय भी माना गया है। जब भी सरकार को पैसों की आवश्यकता होती है, वो पैसा बैंक से उधार ले सकते हैं। इसमें भी कई बार जो है परिवर्तन किए गए हैं एसएलआर में भी, जो कि इस प्रकार है। तो एसएलआर की जो सर्वाधिक मात्रा है वो 22 सितंबर 1990 को 38.50% थी। 22 सितंबर 1990 को कितनी थी? 38.50% थी, जो कि सर्वाधिक थी। यानी कि बैंकों को अपनी मांग जमा व अवधि जमा का 38.50% तो अपने पास रखना होता है। अब जब इतना पैसा वो अपने पास रखेंगे तो साख सृजन कम मात्रा में हो पाता था। इसके बाद इसमें गिरावट की प्रवृत्ति रही। 25 अक्टूबर 1997 को एसएलआर की एक सी प्रवृत्ति जो कि 25% लागू की गई है। कब? 25 अक्टूबर 1997 को। 25 अक्टूबर 1997 को इसकी जो प्रतिशत का जो रेशो है वो कितना रहा है? 25%। उस समय नरसिम्हा समिति के सुझावों के अनुरूप थी। अपन ने नरसिम्हा समिति पढ़ी थी। उस नरसिम्हा समिति में आपने देखा था कि उसमें ये सुझाव दिया गया कि बैंकों को एसएलआर की दर को घटाकर 25% कर देना चाहिए। तो वहां पर उस समय ये 25% की गई। इसके बाद जो है 11 अगस्त 2012 से ये 23% की गई। 11 अगस्त 2012 से कितना? 23%। वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में एसएलआर की जो दर है वो है 2020 कर दो यहाँ पर। वर्तमान में 2020 में एसएलआर की दर आपकी 18.5% रखी गई है। अभी कम है। इन अवधियों को देख लीजिए तो 18.5 यानी बैंकों को 18.5% अपने पास अवधि जमा का और मांग जमा का पैसा अपने पास रखना होगा और बाकी को साख सृजन कर सकती है। इस प्रकार मौद्रिक नियंत्रण के रूप में जो है इसका ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान नहीं माना जाता है। इसका मौद्रिक नियंत्रण के अस्त्रों के रूप में गौण स्थान ही रखा गया है। इस प्रकार ये एसएलआर जो है इसमें कई बार परिवर्तन किए गए हैं। रिजर्व बैंक
ये दोनों जो है SLR को घटाने के पक्षधर हो गए, ताकि देश में साख की मात्रा को बढ़ाया जा सके, ताकि बैंक अपने प्राथमिक जो कि उत्पादक कार्य हैं उन उत्पादक कार्यों के लिए ज्यादा मात्रा में ऋण दे सके, क्योंकि ज्यादा मात्रा में वो ऋण देगा तभी तो देश का अधिकतर पैसा उत्पादन कार्यों में लगेगा, और उत्पादन कार्यों में लगकर उत्पादन तो बढ़ेगा ही, प्रति हेक्टेयर उत्पादक बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ती है, और साथ में प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय और GDP और विकास की दर में भी वृद्धि होती है। इस प्रकार ये जो है मौद्रिक अस्त्रों में इसका गौण स्थान माना गया है, और अर्थव्यवस्था में साख की मात्रा को बढ़ाने के लिए रिजर्व बैंक और वित्त मंत्रालय के द्वारा इसे कम करने का निश्चित किया गया है। इस प्रकार आपका ये वैधानिक तरलता अनुपात होता है। नेक्स्ट बात करेंगे रेपो दर व रिवर्स रेपो दर, साथ में MSF जो कि आपको पहले ही बता चुकी मैं, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। बैंक दर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी दोनों ही एक ही दर फिक्स की जाती है, एक ही दर निश्चित की जाती है। दोनों दर कैसी होती है? समान होती है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद करेंगे अपन रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और MSF क्या होता है। ये भी मौद्रिक नीति के अस्त्रों के रूप में होते हैं। लिखिए रेपो दर, छोटे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा इनका। रेपो दर, रिवर्स रेपो दर व मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको बोलते हैं शॉर्ट में MSF। देखो कई बार बच्चे रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में कंफ्यूज हो जाते हैं और वो उल्टा आंसर लिख के आ जाते हैं। रेपो दर और रिवर्स रेपो दर क्या होती है ये मैं आपको भी स्पष्ट कर दूंगी। दोनों चीजें नाम से थोड़ी सी मिलती जुलती है, लेकिन इन दोनों में अंतर है। तरलता समायोजन की दृष्टि से, यानी नकद की मात्रा के तहत रेपो दर और रिवर्स रेपो दर का प्रयोग तेजी से बढ़ा है। यानी अगर पैसों की आवश्यकता है, व्यापारिक बैंकों को अचानक पैसों की आवश्यकता पड़ गई, तो वो रिजर्व बैंक से अल्पकाल के लिए पैसा उधार ले सकते हैं। रिजर्व बैंक जब व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं, जब उन्हें अचानक से पैसों की आवश्यकता हो जाती है, उनके पास इमरजेंसी में आपातकाल में पैसा नहीं होता है, तो वो रिजर्व बैंक से उधार ले सकते हैं। इस उधार लेने के बदले व्यापारिक बैंकों को जो ब्याज देना होता है वो ही आपकी रेपो दर कहलाती है। इस प्रकार आपको परिभाषा लिखनी है। इसकी परिभाषा लिखो, रेपो दर वह ब्याज की अल्पकालीन दर होती है, यहाँ डाल दीजिए, रेपो दर यह ब्याज की वह अल्पकालीन, अब जब पैसा अल्पकाल के लिए देंगे तो ब्याज भी अल्पकाल के लिए ही देंगे, तो वह यह ब्याज की वह अल्पकालीन दर होती है। अल्पकालीन कम समय के लिए जिसको बोला जाता है, जिस पर व्यापारिक बैंक जिस पर व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक को
लेते हैं। यानी जब भी व्यापारिक बैंकों को पैसों की आवश्यकता होती है इमरजेंसी में, तो रिजर्व बैंक से उधार ले लेते हैं, जिसे एक निश्चित अवधि के बाद लौटाना होता है। जिसे एक निश्चित अवधि के बाद लौटाना होता है। व्यापारिक बैंक जो रिजर्व बैंक से पैसा लेता है, जितनी भी अवधि के लिए उसे पैसा चाहिए, अल्पकालीन अवधि होती है, उसके बाद उसे वापस लौटाना होता है। इसलिए यह इसके बदले रिजर्व बैंक को जो ब्याज प्राप्त होता है, वह रेपो दर कहलाती है। इस अस्त्र का प्रयोग करके भी साख की मात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। छोटा क्वेश्चन आ सकता है आपके, रेपो दर किसे कहते हैं, रिवर्स रेपो दर किसे कहते हैं। इस प्रकार ये भी जो है रेपो दर, जो कि इसमें भी काफी बार परिवर्तन किए गए हैं। 2010 से लेके जनवरी 2012 तक 13 बार बढ़ाई गई थी। 2010 से जनवरी 2012 तक, 2010 से जनवरी 2012 तक 13 बार वृद्धि की गई। अब जब इसमें वृद्धि की जाएगी, तो वृद्धि क्यों की गई? क्योंकि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को या साख की मात्रा को कम करना है, इसलिए। तो व्यापारिक बैंक, जब रिजर्व बैंक इस दर को बढ़ा देते हैं, तो व्यापारिक बैंक सोच समझ के रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेते हैं, क्योंकि अगर ब्याज की दर बढ़ जाएगी तो पैसा व्यापारिक बैंक को चुकाना होता है। और इसे 4.75% से बढ़ाकर इस अवधि में 8.50 कर दिया गया था। 4.75% से बढ़ाकर करते कितना, 8.50% तक की इस अवधि के अंतर्गत, जो कि 13 बार वृद्धि की गई है, वो 8.50% तक की गई। इस प्रकार रेपो दर में इस अवधि में, जो कि 2010 से जनवरी 2012 तक की बात करते हैं, तो 3.75% वृद्धि हुई है। कितनी? 3.75% वृद्धि की गई इस अवधि के अंतर्गत। अतः ये कदम क्यों उठाया गया? ये कदम उठाया गया है मुद्रास्फीति। उस समय मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा थी, महंगाई लगातार बढ़ रही थी, लोगों के पास पैसा ज्यादा मात्रा में था, तो इस प्रकार जो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण करने के लिए इसको जो है ये कदम उठाया गया। अभी बात करते हैं वर्तमान में। तो वर्तमान में जो रेपो दर है वो कितनी है? 4%। वर्तमान में रेपो दर 4% है। याद रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद रिवर्स रेपो दर की बात करेंगे। ये तो था जब व्यापारिक बैंकों को जब भी पैसों की आवश्यकता होती है, वो रिजर्व बैंक से अल्पकाल के लिए उधार ले सकते हैं। इसके बदले में उन्हें जो ब्याज देना पड़ता है वो रेपो दर कहलाती है, और एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें ब्याज सहित पैसा वापस देना होता है। इस प्रकार ये आपकी रेपो दर है। अब करते हैं रिवर्स रेपो दर की बात।
लिखिए। अब देखो यहाँ कंफ्यूज मत होना, दोनों चीजें अलग है, सिर्फ यहाँ पर रिवर्स लगा है, रेपो दर तो वही आ रही है। अब इसमें क्या होगा, व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक को ब्याज दे रहा था। रिवर्स रेपो दर में क्या होता है, व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक से ब्याज प्राप्त करेगा। अब आप सोचोगे कि रिजर्व बैंक तो बैंकों का बैंक है, इसे पैसों की क्या आवश्यकता है, जब ये तो नोटों का निर्गमन करता है तो इसे तो पैसों की आवश्यकता ही नहीं है, जो नोट खुद ही बना रहा है तो वो ब्याज क्यों देगा। इसकी एक प्रोसेस होता है, उसके अंतर्गत किस प्रकार से ब्याज देता है इसके बारे में देखेंगे। देखो रिवर्स रेपो दर क्या होती है, रिवर्स रेपो दर के अंतर्गत जब व्यापारिक बैंकों के पास पैसा ज्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, कहने का मतलब उसके रिजर्व कोष अतिरिक्त हो जाते हैं, जब जनता के द्वारा परिवारों के द्वारा बचते ज्यादा मात्रा में जमा कराई जाती है, ब्याज की दर मान लो कभी ज्यादा हो गई तो लोग पैसा निवेश ना करके उसे बड़ी भी ब्याज का फायदा उठाने के लिए व्यापारिक बैंकों में पैसा ज्यादा मात्रा में जमा कराते हैं। इसका कुछ प्रतिशत को अपने पास SLR के रूप में रखकर बाकी अतिरिक्त पैसे को वो रिजर्व बैंक के पास रख सकते हैं एक निश्चित अवधि तक, जितनी अवधि उनको चाहिए उस अवधि तक वो अपने अतिरिक्त रिजर्व कोष को उसके पास पार्क कर सकते हैं, रख सकते हैं। जैसे अपन गाड़ी पार्क करते हैं ना, उसी प्रकार जब गाड़ी अपने को पार्किंग में लगानी होती है उसके बाद अपन वापस गाड़ी पार्किंग में से निकाल लेते हैं, उसी प्रकार इन व्यापारिक बैंकों के द्वारा जो अतिरिक्त रिजर्व कोष होता है वो निश्चित अवधि के लिए वो रिजर्व बैंक के पास रख सकते हैं, जिसे वापस जो है रिजर्व बैंक को लौटाना होता है। यह जो है इसमें रिजर्व बैंक के जो है व्यापारिक बैंकों को इसके बदले में जो ब्याज देता है वो कहलाता है आपका रिवर्स रेपो दर, क्योंकि व्यापारिक बैंक जो अपने एक्स्ट्रा पैसे को वहां जमा कराएगा वहां रखेगा, इसके बदले में उसे ब्याज प्राप्त होता है। तो ये आपकी रिवर्स रेपो दर हो गई, इसमें कंफ्यूज मत होना। जब व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक को ब्याज दे रहा है जमा उधार लेने के बदले तो वो उसका रेपो दर हो गया। जब व्यापारिक बैंक अपने अतिरिक्त कोष को एक्स्ट्रा कोष को जब रिजर्व बैंक के पास जमा रखता है निश्चित अवधि के लिए और उस अवधि के बदले उसे उस पैसे के बदले उसे जो ब्याज प्राप्त होती है वो आपकी रिवर्स रेपो दर कहलाती है। इस प्रकार इनमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। रिवर्स रेपो दर की बात करते हैं तो ये रेपो दर से कम ही होती है। वर्तमान में जो रिवर्स रेपो दर है वो है आपकी 3.35%। वर्तमान में कितनी है, 3.35%। अब यहाँ पर देखो ये आपका RBI है, ये आपका व्यापारिक बैंक है। देखिए इसमें जब व्यापारिक बैंक रिजर्व बैंक को ब्याज देता है तो ये कहलाता है रेपो दर, ठीक है। जब रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को ब्याज देता है अतिरिक्त जमा के बदले में तो ये कहलाता है आपका रिवर्स रेपो दर, ठीक है। इस एरो से समझ में आ जाएगा। ये व्यापारिक बैंक जब अल्पकाल के लिए इसे पैसों की आवश्यकता होती है तो वो रिजर्व बैंक को जो ब्याज देता है वो आपका रेपो दर कहलाएगा। व्यापारिक बैंकों के पास जो अतिरिक्त रिजर्व एक्स्ट्रा हो जाता है तो एक निश्चित अवधि के लिए रिजर्व बैंक के पास रख सकते हैं, पार्क कर सकते हैं, इसके बदले में रिजर्व बैंक जो ब्याज देता है वो आपका रिवर्स रेपो दर कहलाता है। अब चलते हैं अपन MSF की तरफ, जिसको मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बोलते हैं। इसकी दर रेपो दर से 1% अधिक होती है। ये जो रेपो दर है इससे 1% अधिक होगी, MSF की दर रेपो दर से 1% अधिक होती है MSF की दर, जिस पर व्यापारिक बैंक निर्धारित सीमा से
रिजर्व बैंक से उधार की व्यवस्था कर सकते हैं। अब ये MSF क्या होता है? व्यापारिक बैंक एक निर्धारित सीमा से ऊपर रिजर्व बैंक से उधार की व्यवस्था कर सकते हैं। यानी रिजर्व बैंक के द्वारा एक निश्चित सीमा होती है, इस सीमा तक व्यापारिक बैंक पैसा उधार लेते हैं। उस सीमा के ऊपर भी जब उसे पैसों की आवश्यकता होती है तो वो आपका MSF कहलाता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। जब व्यापारिक बैंकों को एक निश्चित सीमा के बाद भी उधार की आवश्यकता महसूस होती है तो वो रिजर्व बैंक से उधार की जो है व्यवस्था कर सकते हैं। 15 जुलाई 2013 से इसे 10.25% किया गया। यह बैंक दर भी है, MSF भी है, बैंक दर के बराबर होती है। इस प्रकार आपका रिवर्स दर यानी कि रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, MSF ये सारे मौद्रिक नीति के अस्त्रों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे चयनित साख नियंत्रण या गुणात्मक साख नियंत्रण की विधियां। इस चयनित साख नियंत्रण में 3 चीजें आती हैं, जो कि एक आएगी आपकी न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं, उधार की अधिकतम सीमाएं, उधार की न्यूनतम दरें। ये तीनों चीजें आपकी किसके अंतर्गत आएगी? चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत। उसके बारे में चर्चा करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चयनित साख नियंत्रण के अंतर्गत 3 चीजों को लिया गया है। फर्स्ट है न्यूनतम मार्जिन की, न्यूनतम मार्जिन की ये आपके छोटा क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। आवश्यकता है न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकता है। चयनित साख नियंत्रण नाम से ही स्पष्ट है, इस विधि का उद्देश्य चुने हुए, चयनित का मतलब क्या होता है? चुने हुए क्षेत्रों में साख नियंत्रण की प्रक्रिया को लागू करना होता है कि ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर उधार की व्यवस्था कम की जानी चाहिए। इनका पिछले वर्षों में काफी बड़े रूप में प्रयोग हुआ है ताकि सट्टेबाजी के लिए रोक लग सके और उत्पादन कार्य बढ़ाने के लिए कर्ज की उपलब्धि बढ़ाई जा सके। यानी जो अनुत्पादक कार्य हैं जिस पर पैसा बैंकों के द्वारा उधार दिया जाता है उसको कम करके उत्पादक कार्यों पर पैसा ज्यादा मात्रा में उधार दिया जा सके ताकि उत्पादन भी बढ़े और साथ में देश की GDP और विकास दर को भी बढ़ाया जा सके। और जो व्यक्ति सट्टेबाजी के लिए पैसा लगाते हैं उन पर नियंत्रण किया जा सके ताकि देश की अर्थव्यवस्था में मुनाफाखोरी, चोर बाजारी, काला बाजारी, इन भ्रष्टाचार प्रवृत्तियों को कम किया जा सके। इसके अंतर्गत 3 चीजें होती है जिसमें आपका फर्स्ट है न्यूनतम मार्जिन की आवश्यकताएं। छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है न्यूनतम मार्जिन क्या है बताइए। तो न्यूनतम मार्जिन का अर्थ क्या होता है? ये राशि, ये जो अमाउंट होता है ये स्वयं व्यवसायियों को लगानी होगी। एक फिक्स रेशो किया जाता है, जैसे कि 60 और 40 का रेशो कर दिया, 60% और 40% का रेशो कर दिया तो 60% पैसा तो उत्पादक के द्वारा लगाया जाएगा और 40% पैसा उसे बैंक के द्वारा कर्ज के रूप में प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार न्यूनतम मार्जिन में आप ये लिखोगे, न्यूनतम मार्जिन का अर्थ होता है ये राशि स्वयं उत्पादक को या व्यवसायी को लगानी होती है और शेष राशि वो बैंक से कर्ज के रूप में प्राप्त कर सकता है। अतः न्यूनतम मार्जिन को बढ़ाने से कर्ज का अंश कम हो जाता है। अब यहाँ पर देख लो, न्यूनतम मार्जिन मान लो 60 की जगह 70% बढ़ा दिया तो 70% पैसा तो व्यवसायी को लगाना होगा और 30% पैसा को कर्ज के रूप में बैंकों से प्राप्त कर सकता है। अगर इसको बढ़ा दिया जाता है
लगातार बढ़ रही है, देश में मुद्रास्फीति बढ़ रही है, उस समय इसको क्या करता है, इसको बढ़ाया जाता है मुद्रास्फीति के समय। क्यों? क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी पैसा है, तो बैंक कम मात्रा में कर्ज देगा और ज्यादा मात्रा में पैसा व्यवसायी से लगवाएगा। तो मुद्रास्फीति के समय न्यूनतम मार्जिन को बढ़ाया जाता है, समय इसको बढ़ाया जाता है और मंदी के समय जब कीमतें गिर रही होती है, इसको घटाया जाता है। यह आपका न्यूनतम मार्जिन है। भारत में विभिन्न वर्षों में धान है, जिसको अनाज बोलते हैं, चावल है, दालें हैं, तिलहन है, वनस्पति तेल है, कपास है, चीनी है, गुड़ है आदि के लिए न्यूनतम मार्जिनों में परिवर्तन किया जाता रहा है। ये आपकी ऐसी कुछ चयनित फसलें हैं जिसमें न्यूनतम मार्जिन में परिवर्तन किया गया है। उदाहरण के तौर पर 21 अक्टूबर 1996 से सप्लाई की स्थिति यानी पूर्ति की स्थिति ठीक होने से दाल, तिलहन, तेल, वनस्पति, गुड़, कपास आदि पर से चयनित साख नियंत्रण हटा दिए गए हैं, यानी न्यूनतम मार्जिन हटा दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सप्लाई, ये ऐसी चीजें होती है जो आवश्यक चीजें होती है जिनकी पूर्ति बराबर मात्रा में होती रहनी चाहिए। अगर इनकी पूर्ति बराबर मात्रा में नहीं होगी तो कीमतें बढ़ेगी